नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे इतिहास का जो है एनसीईआरटी देख रहे थे। ठीक है, इतिहास में हम लोग यहाँ पे क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं और क्लास 6 में यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पे अध्याय जो है आपका प्रथम, क्या कब कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज में, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग को देखना है, ध्यान देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, इसके बाद आपका 3 यूनिट रहेगा यहाँ पे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें। ये जैसे ही फिनिश होता है हम लोग क्लास 7 में एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसे करके क्रमवार बिल्कुल रहते हुए हम लोग 12th तक जो है पहुँचेंगे। और 12th तक पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी जो है इतिहास के प्रति कितनी अच्छी हो जाएगी, आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है टारगेट बिल्कुल यही है। ओके, चलिए, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है इस लेक्चर को जो है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं उन तक जरूर आप पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, इस प्रकृति में जो है मानव का एक कर्तव्य होता है, एक मानवता नाम का भी एक आपके पास टर्म होता है। तो आपका जो है कर्तव्य और दायित्व तो क्या है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा काम है कि आपको यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है अधिक से अधिक लोग के पास इसको पहुंचाएं, शेयर करें इसको। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें। अब कंसेप्ट से कोई वंचित ना रहे, चाहे उसका स्कूलिंग जो है अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्कूलिंग और आज के शिक्षा की स्थिति आप सभी को पता ही है, और इस वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा कि एनसीईआरटी सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ सारे सब्जेक्ट का, कि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो, और इसके बाद हम लोग एक एक करके जो है सारा यहाँ पे सब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो इस पे जो है बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए गए हैं, मैं जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। साथ ही साथ आप चाहें तो आप जो है ध्यान देंगे, थोड़ा सा गले में एक्चुअली प्रॉब्लम है। चलिए, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप इस चैनल के। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके आप देखेंगे वहाँ पे मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको फिजिक्स, और इसके पैरेलल में अभी जो है एक आपको सीरीज चल रहा है, वो आपको प्रतियोगिता दर्पण का है, वार्षिकांक। तो इसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आजकल जो है चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है, तो आप इसे ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ यदि करंट अफेयर भी आप पढ़ लिए तो आपको जो है कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ कोई यदि रीजनिंग का रिवीजन करना चाहता है तो यहाँ पे वनली जो है 4 घंटे में एक लाइव क्लास हुआ था, तो उसका वीडियो भी यहाँ पे अपलोड किया गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही इसका आपको लाइव क्लास लिया गया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, और आप मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पे फुल जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब में आप देखेंगे तो कहीं भी इतने कम टाइम में आपको रिवीजन करके एक जो है फुल्ली कंसेप्ट के साथ वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर जाके देखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे आपको खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं आप सभी को, कि आप सभी जो है आंसर राइटिंग जरूर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा केवल टारगेट नहीं है कि आपको मैं पढ़ा दूं। ठीक है, संपूर्ण जो है संपूर्ण एनालिसिस की बात किया जाए तो हमारा टारगेट यही है कि हम लोग जो है
360 डिग्री अप्रोच रखते हुए और इस बुक को पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग जो है बुक को पढ़ेंगे, साथ साथ आंसर राइटिंग भी करेंगे। जहाँ से भी जो तथ्य बन पड़ेंगे हम उसे यहाँ पे क्या करेंगे, निकालने का जो है प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ मैप था, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये बेसिक आपके जानकारी के लिए है, कुछ मैप है यहाँ पे, ध्यान देंगे। चलिए, तो आप सारे लोग जो है आंसर राइटिंग जरूर करेंगे और अपना आंसर जो है टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, देखें कोई भी अनवांटेड चीज़ वहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे। आप सभी का कर्तव्य और दायित्व आप सभी को पता होना चाहिए, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कोई अनवांटेड चीज़ सबमिट ना करेंगे। आप जो है इस ग्रुप में जो है केवल और केवल आंसर राइटिंग सबमिट करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। चलिए, तो देखिए एक मैप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे इस मैप में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इससे आदान प्रदान का भाग लिया। यानी इस मार्ग का यूज करके ये सारे लोग व्यापार किए, चाहे वो चीनी व्यापारी हो, भारतीय लोग हों। दक्षिण भारत के पतन पतन की बात की जा रही है, डकयार्ड की, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मानचित्र में जो है पोडुक्का दक्षिण भारत में ढूंढो और अरिका मोड्डू का ये रोमन नाम था। चलिए, जो अध्याय 9 में हम लोग देखेंगे, तो देखिए इसमें आप मानचित्र में पोडुका को आप ढूंढेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ लोग को दिख नहीं रहा होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। ध्यान दें, यहाँ पे है आपको पोडुक्का ये दिख रहा है, और यहाँ से देखिए आपको एक मार्ग दिख रहा है। ठीक है, एक मार्ग दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन। ठीक है, इस डॉटेड लाइन को देखेंगे, ये संभवतः जो है चीनी मार्ग था, और यहाँ से जो है चीन के साथ व्यापार होता था। ठीक है, ये आपको मार्ग है। ठीक है, ये आपको मार्ग है। चलिए इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, तो ये जो आपको मार्ग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस मार्ग को देखें, यहाँ पे पोडुका से जो है ये रास्ता जाते हुए ये चीन को जाता था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ तक जो है पहुँचता था, तो ये चीनी मार्ग जो है। ठीक है, तो ये सब व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, हिस्ट्री के एटलस में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सब। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको पाटलिपुत्र दिख रहा है, ध्यान दें, यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र दिख रहा है। ठीक है, और पाटलिपुत्र से ये मार्ग निकला हुआ है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये आपको मैं जूम कर देता हूँ, दिख नहीं पा रहा होगा आपको, देखें यहाँ पे, तो ये जो है आपको पाटलिपुत्र से ये मार्ग यहाँ पे निकलता है। देखिए यहाँ पे लांचो, ठीक है, ये आपको काशू। ठीक है, इसके अलावा ये मार्ग देखिए आगे जो है लियांग तक जाता है। ठीक है, तो ये सारे व्यापारिक मार्ग हैं उस टाइम के। ठीक है, चलिए आगे चल के हम लोग मैप का जो है स्पेशल क्लास करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, द टाइम्स ऑफ एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हैमंड इंक, न्यू जर्सी, जो है 1986 का पृष्ठ जो है 7071 पे आधारित है ये, तो वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ मैप था, ये व्यापारिक मार्ग है, यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की बात देखते हैं, कुछ और अन्य तथ्य हैं। ठीक है, तो पिछला यूनिट जो हम लोग फिनिश किए थे, तो वहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में देखिए व्यापार कैसे होता था। पाटलिपुत्र में जो है अशोक का शासन था। ठीक है, आगे चल के जो है कुषाण वगैरह एम्पायर आया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को डिटेल में, तो वहाँ पे देखेंगे। बाकी जो अभी के लिए समझे, आगे की बात जो है आपके लिए कुछ और है, यहाँ पे देखें। लगभग जो है 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ये हमें पिछले यूनिट में देख लेना था, ये कुछ टर्म छूट गए थे, तो इसको हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं, फिर आप नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। तो 2200 साल पहले क्या कहानी है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, और इसके स्थान पे देखेंगे आप तो कई नए जो है राज्य का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में बात करें तो उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब जो है 100 साल पहले तक हिंदुयन राजाओं का शासन रहा। देखिए कहानी क्या हुआ, बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें, ठीक है,
तो ये आपको एक रफली जो है मैप यहाँ पे आपको ड्रॉ किया हूँ, ध्यान देंगे तो उस समय कुछ भारत ऐसा ही हुआ करता था, ये हिस्सा भी भारत में हुआ करता था। तो ये जो आपको जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो इसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे साम्राज्य को जो है एकत्र एक छत्र के नीचे संभाल सके। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है उत्तर पश्चिम का, यहाँ पे जो है हिंद जो है यवन जो है शासक आ गए, यानी इंडो ग्रीक की बात हुई। यहाँ पे जो है विदेशी शासक आ गए कुछ, ठीक है। और इस रीजन में देखेंगे तो देसी शासक शासन कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ही मौर्य का पतन हुआ, ठीक है, मौर्य के पतन के बाद भारत में जो है पैरेलली एक ही टाइम पीरियड में, यानी समानांतर जो है दो शासन चलता रहा, एक जो है विदेशियों का और एक जो है देसी लोगों का। तो देसी लोगों में आप कुछ के बारे में पढ़ेंगे और विदेशी में भी आप कुछ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हिंद यौन जो है। और यहाँ पे देखेंगे तो पुष्यमित्र जो है शुंग वंश की बात होगी, शुंग वंश से यहाँ शुरुआत होगा। तो शुंग वंश और पैरेलली यहाँ पे हिंद यौन वंश। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद भारत में कोई एक ऐसा शासक नहीं हुआ जो एक छत्र के नीचे भारत को जो है संभाल सके। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यही लिखा हुआ है कि पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ जो है करीब करीब 100 साल तक जो है हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। और इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पे जो है शक नाम का मध्य एशियाई लोग का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। इनमें से कुछ राजा लगभग जो है आपको 500 साल, ध्यान देंगे तो इनमें से कुछ राज्य जो है, ध्यान देंगे, कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों की पराजय नहीं मिली। तो इसके बाद क्या होगा, आपको जैसे मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हुआ, हमने बताया कि कुछ प्रांत में जो है देसी शासक और कुछ विदेशी शासक शासन करते रहे। इसके बाद जो है गुप्त शासन आएगा, तो गुप्त को भी हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी जो है भारत फिर से एक दोबारा एकत्र होने का वहाँ पे कोशिश किया था। तो उस टाइम में क्या होगा, ये गुप्त शासक जो है इनको, ध्यान देंगे कि शक शासक जो है गुप्त शासकों से भी पराजय इनको नहीं मिली थी, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य बना था, उसके बाद भी ये लोग रहे थे यहाँ पे। अध्याय 11 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे शकों के जो है बाद जो है कुषाण आए थे लगभग 2000 वर्ष पहले, ये अपना शासन स्थापित किए थे। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। तो ये जितने भी हैं विदेशी जो है वंशज हैं, शक और कुषाण आप सुन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखें उत्तर तथा मध्य भारत में कुछ इलाके में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की एक राज्य स्थापित हुई थी, ठीक है। शुंगों के बाद कन्नौज तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक 1700 वर्षों के पहले गुप्त साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ, ये फिर एक छत्र के नीचे सारे लोग लगभग आ गए, कुछ एरिया को हम लोग छोड़ देते, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, सिंपल सी मैं स्टोरी बताया कि मान लीजिए ये अपना इंडिया हुआ, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा आपको पहले बताया कि भारत में जो है आप देखेंगे तो ये वाले रीजन में देसी शासन जैसे शुंग वंश शासन कर रहा है, कन्नौज शासन कर रहा है। और इस रीजन में देखेंगे, ठीक है, भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तो यहाँ पे जो है आपको विदेशी वंश जैसे हिंदवन, एवन, कुषाण वगैरह ये सब आपको शासन करते हुए दिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे चल के देखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी जितना फैक्ट है इसको हम लोग कवर करते हैं कंसेप्ट के साथ, ध्यान देंगे। तो उत्तर और मध्य भारत में कुछ इलाके में देखेंगे तो मौर्य सेनानायक जो है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसके बाद शुंगों के बाद कन्नौज और भी कुछ वंश आए। इसके बाद 1700 वर्ष पहले जाएंगे तो गुप्त साम्राज्य आ गया, ठीक है। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पे शकों का शासन था और यहाँ पश्चिमी भारत और मध्य भारत पे शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध भी हुए थे। मध्य भारत में सातवाहन जो शासक थे उनके साथ इनका युद्ध भी हुआ। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन जो है राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है शासन जो है इनका रहा। 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वकाटक वंश के शासन स्थापित हुए। इसके अलावा ध्यान देंगे तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले बीच हम चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले
पल्लव और चालुक्यों के दो बड़े राजों का स्थापित हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कौन कहाँ शासन कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता दूं, ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, ये इंडिया का आपका मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे इन वंशकों का शासन चलता रहा था। बाकी यहाँ पे जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे उस समय, तो आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, तो बिल्कुल परेशान ना होंगे। ठीक है, तो पैरेलली में देखेंगे कुछ देसी शासक, कुछ साउथ इंडिया में कुछ शासन शासक कर रहे हैं। ठीक है, कुछ उत्तर पश्चिम में कुछ शासन शासक कर रहे हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होकर अलग अलग, क्योंकि एक छत्र के नीचे सभी नहीं थे। इसके अलावा कई राज्य के और भी राजा थे। इनके बारे में हमें जो है उनके सिक्के, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चला है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार हो रहा था, नए शहरों का विकास हो रहा था, उद्योग और व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों की एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते खोज की, वहीं पे पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले थे। जैसे अभी हम लोग मैप में देखे थोड़ी देर पहले, मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, ये सारी एक्टिविटी उस समय चल रही थी। वैज्ञानिक खोजें भी हुई, ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। और इस पुस्तक की बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ आपको इमेज दिखाया गया है, ध्यान देंगे। ये उस समय की इमेज है, इसमें क्या क्या दिखाया गया। ये सिक्के दिखाए गए हैं आपको, ये हिंद यौन वंश के समय ये सिक्के चलते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजा का जो है यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज भी यदि कोई जो है नेपाल का पैसा अगर देखता होगा तो उसमें भी आपको राजा का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये कुषाण सिक्का है। ठीक है, कुषाण सिक्का है, कुषाणों के द्वारा जो है सोने का सिक्के भी चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो ये शकों का सिक्का है। ठीक है, शक वंश का ये सिक्का है। ये देखेंगे तो ये सातवाहन वंश का ये सिक्का आपको देखने को मिल रहा है। तो उस समय के ये कुछ सिक्के हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, छोटा सा ये अध्याय है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको प्रश्न के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिखता है, फिर हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। चलिए देखें, तो देखिए आपके लिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राम भोजकों के काम बताओ और शक्तिशाली क्यों थे। गांव और शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो ये आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये सही जवाब आपको ढूंढना है, तो आप ढूंढेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो है प्रश्न आपके लिए क्या है, ध्यान देंगे। तो आपसे पूछा है कि जो पृष्ठ संख्या जो 87 है, दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस प्रकार आते हैं। एक्टिविटी है, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है, इनमें तुम क्या क्या समानताएं और अंतर पाओगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे। अभी जो जल का सिस्टम है, जल व्यवस्था है, जल निकासी की जो व्यवस्था है, आप देखे होंगे बहुत सारे शहर में जो है जल जमा हो जाता है। तो उस समय का जल व्यवस्था जो अभी हम लोग देखेंगे वो कैसा था और आज का कैसा है, उसका तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी हम लोग करेंगे, देखेंगे और इसका आप आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट जो है इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ध्यान देंगे, लोहार की दुकान पे प्रभाकर प्रभाकर जो है लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पे कुल्हाड़ी और हाशिए जैसी कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जो है जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर ये सब कुछ बड़े इसको बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो देखते हैं हम लोग लोहे की औजार और खेती का क्या जो है संबंध है। आपको पता ही है कि लोहे का औजार के बाद कृषि में जो है क्रांति हुई। तो देखिए लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, आज के लिए है, बट लोहे
की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे, 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में हमें मिले हैं, और इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो है लोहे के औजार दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे औजारों की सूची में इन चित्र में देखिए हंसिया है, कुल्हाड़ी है, सरसी है, ठीक है। चलिए, तो करीब जो है 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें से जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 6 में तुमने देखा था कि लोहे के फाल इस्तेमाल से कृषि उत्पादन कितना बढ़ गया था। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या थे। इसमें एक दिखा आपको सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य के बने रहना मुश्किल था। देखिए, जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, जब तक आपका देश समृद्ध नहीं होगा, तब तक जो है शासक और उनका राज्य भी समृद्ध नहीं होगा, और उनका शासन प्रशासन जो चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहानी सिंपल सी है, यदि टैक्स नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है सुचारू रूप से सारा व्यवस्था एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चला सकता है। क्योंकि एक जो है इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए, एक क्या है, सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है। तो जब तक समृद्धि नहीं होगी तब तक ये जो है पॉसिबल नहीं है। अब व्यक्ति का आय नहीं होगा यदि, तो टैक्स क्या देगा बताइए। आय नहीं होगा तो आप टैक्स कैसे देंगे। तो आय को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है तरह तरह का उपाय करती है, योजना स्कीमें लेके आती है। आप जो है अधिक से अधिक अर्न करेंगे तो आप अधिक से अधिक टैक्स देंगे, और गवर्नमेंट जो है सुचारू रूप से चलेगी, ठीक है। तो देखें क्या स्टेटमेंट है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य में बने रहना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है अच्छा स्टेटमेंट है, सुंदर सा। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें, इस चार्ट में तुम सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान को सही वाक्य भरे। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो राजा जो है इस पे काम किए, ठीक है, और उनको टैक्स भी मिलना शुरू हुआ। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थी, वे किसानों से कर लेते थे, ठीक है। ये सिंचाई के लिए संभव था, तो इसमें आपको स्टेटमेंट भरना है, यहाँ पे भरेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व बढ़ा, तो यहाँ पे जो क्या क्या स्टेटमेंट हो सकता है आप इसको फिल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, गाँव में कौन रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन है, गाँव में कौन रहता था। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलाला, साधारण हलवाओं को उनवार तथा भूमिहीन मजदूर को दास यानी कैटसियार आदमी कहलाते थे। तो ये जो है इनको नाम दिया जाता था। भूस्वामी जो होते थे उनको, ये बात हो रही है तमिल क्षेत्र की, वेलाला इनको बोलते थे। साधारण को, हलवाहों को जो है क्या बोलते थे, उनवार बोलते थे। भूमिहीन जो मजदूर थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, उनको दास या कैटसियार और अदिमई कहलाते थे ये लोग। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो गांव के प्रधान को बोलते थे। ये उत्तरी हिस्से की बात हो रही है, ध्यान देंगे। तो देश का उत्तरी हिस्सा कौन सा हो जाएगा, आप सभी को पता ही है, ठीक है। देश का उत्तरी हिस्सा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पे कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजन के पद पे आमतौर पे गांव का सबसे बड़ा, ध्यान देंगे, तो ये पद क्या था, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पे आमतौर पे जो है गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो ग्राम भोजक पोस्ट क्या होता था, गांव का जो हेड होता था उत्तर
भारत की बात हो रही है। साधारणतः जो है ये पोस्ट कैसा होता था, आनुवांशिक होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पे इनके दास और मजदूर जो है काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का कभी-कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो देखिए उस समय आज के जैसा सिस्टम नहीं होता था, जो ग्राम भोजक होता था, वही जो है टैक्स वसूलने का भी काम करता था। साथ-साथ जो है ये न्यायाधीश का भी कभी-कभी काम करता था और कभी-कभी पुलिस का भी काम करता था। ग्राम भोजकों के अलावा यदि बात करें हम लोग, वीडियो में अगर किसी प्रकार की नॉइज़ जा रही होगी तो इसे आप इग्नोर करेंगे, ठीक है? ध्यान देंगे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें जो है गृहपति कहते थे। तो देखिए ग्राम भोजक के अलावा क्या होते थे, कुछ स्वतंत्र कृषक होते थे। कैसे स्वतंत्र कृषक? और इनको क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था, याद रखेंगे। इनमें ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ जो है ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इनमें जो है दास और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पे काम करने और अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। तो ये उस समय समाज का स्थिति था, ठीक है। एक ग्राम भोजक हुआ करता था, एक आपको कृषक जिन्हें गृहपति कहते थे, और कुछ जो है भूमिहीन लोग। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ जो है शिल्पकार भी होते थे। तो उस समय शिल्पकार भी होते थे। ये आपको ध्यान देंगे, ये प्राचीन तमिल रचनाएं हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य, देखिए तमिल का जो भी पुराना रचना है उसको हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। इनकी रचना करीब जो है 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नगर क्या कहती है, कहानियां, यात्रा विवरण और मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ये जातक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे आपके लिए कथा दी गई है, देखते हैं इसको हम लोग। चलिए, तो एक निर्धन की चतुराई की यहाँ पे बात बताई गई है। देखिए एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया, एक सिक्के में, ठीक है। अब उसके पास एक सिक्का आ जाता है। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया। युवक को, उसके पास बहुत सारे वहाँ बच्चे खेल रहे थे। प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे के एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश से गुजरा। उन्हें पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पे गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे अपनी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए।
उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक के घास 1000 सिक्के देकर ले ली। अब देखिए, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए तय करो कि शहर में, गांव में, या फिर शहर या गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आए होंगे? क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती है? इसका उत्तर देना है। तो एक सिंपल सा एक कहानी यहाँ पे आपको दिया गया था। आगे देखें। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला है। शहरों और गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारा सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक आपको इमेज दिखाया गया है। ये दिल्ली में मिला है एक वलय कूप। हड़प्पा की जल जो है निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है आपको बताना है। तो दिल्ली में एक आपको इमेज पाया गया है, देखेंगे। नीचे आपको देखेंगे तो सांची की एक मूर्ति कला है। ये मध्य प्रदेश स्थित जो है सांची में स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर की? क्या इसका रेलिंग लकड़ी की बना है? इन इमारतों के छतों का वर्णन करो। देखिए आपके पास ये सांची का एक मूर्ति कला है, मध्य प्रदेश से जो मिला है, तो इसी के बारे में आपको बताना है। ध्यान देंगे, देखिए आप इसको। ठीक है, तो ये देख के आपको बताना है। देखिए किस तरह से जो है इस पे आपको कला का नमूना दिख रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पहले जो है कला का विकास कैसे हुआ होगा। ठीक है, और कला जो है कितना उत्कृष्ट था उस टाइम में, आप देख सकते हैं। देखिए अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, हमने देखा था। जैसे कि तुमने पढ़ा था कि इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों का वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय यह वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। महलों, बाजारों और आम घरों से अवशेष बहुत कम मिलते थे। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज जो है कर सकते हैं। तो महल और बाजारों और आम घरों की जो है तुलना करें तो ये हमको जनरली मिला नहीं है उस टाइम पीरियड का। आगे देखें। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो कहानी है, जहाँ भी अगर कोई फैक्ट नहीं बनता है तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिंपल सिंपल सी फैक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आपके लिए जो है एक यूनानी जो है कहानी आपके लिए है। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम का कहानी है। बेरोजगारी की शंकरी खाड़ी में जो है समुद्र से, ध्यान देंगे यहाँ पे बेरी गज्जा की ये कहानी है। तो ये जो बेरी गज्जा की जो है शंकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। अब देखिए समुद्र से आना है, पहले आपको पता है कि आज जैसे जो समुद्र में भाप इंजन वाले जैसे आपको जहाज देखने को मिलते हैं, क्रूज देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे, जो भी कुशल मछुआरे होते थे। बेरी गज्जा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के आयात होते थे। तो बेरी गज्जा की एक कहानी है। ठीक है, भड़ूच जो है आपको पता होना चाहिए, एक बंदरगाह है। ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमद, ये कार्नियन, सूती कपड़ा, रेशम वगैरह इत्र यहाँ पे निर्यात किए जाते थे। तो ध्यान देंगे बेरी गजा से जो है क्या आयात होता था और क्या निर्यात होता था, ये आपको लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग मंगाते थे क्या, शराब, तांबा, टीना, और यहाँ पे निर्यात किया जाता था हाथी दांत, गोमद, सूती कपड़ा वगैरह। राजा के लिए व्यापारी जो है विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी का बर्तन होता था। गायक जो है किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट जो है महीन कपड़े शामिल थे।
बेरी गज्जा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। अब देखिए, ये आप सूची बना सकते हैं क्या क्या चीज़ें आयात होती थी या निर्यात होती थी। तो ये सूची बनाने की ऐसे ज़रूरत नहीं, आप बस इसे पढ़ ले, समझ ले, बेरी गज्जा से। ठीक है, ये भरूच का जो है यूनानी नाम है। ठीक है, तो भरूच जो है बंदरगाह क्या पड़ता है आपको, गुजरात में पड़ता है, तो इसी का एक यूनानी नाम है। तो यहाँ से क्या आयात और निर्यात होता था, ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है विनिमय का अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ये एक संगम साहित्य की कविता है। ठीक है, तमिल साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पे लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पे परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जान से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ का इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है। आगे देखते हैं, चलिए नगर के बारे में देखते हैं। अनेक गतिविधियां का केंद्र, नगर में बहुत सारी गतिविधियां होती है। अक्सर नगर जो है कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मथुरा की बात करें, हम लोग इसको देखे थे, तो 2500 साल से ज़्यादा समय, ध्यान देंगे, 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर जो है किलेबंदी थी। इसमें से अनेक मंदिर भी हैं, आज भी मंदिर है, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियों बनाने का भी एक केंद्र रहा है। ये मथुरा की बात हो गई। लगभग जो है 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। ठीक है, तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया गया था, याद रखेंगे। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी है। यहाँ कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है कोई फैक्ट जो है उतना महत्वपूर्ण है नहीं, कुछ फैक्ट नहीं बनता है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल सा आपको पढ़ के बता देता हूँ कहानी क्या है। जहाँ भी समझाने वाला बात होगा मैं जरूर समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मथुरा में जो है प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पे अनेक अभिलेख भी मिले हैं। ये मथुरा की कहानी है। आमतौर पे संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाला दान का उल्लेख करता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माल बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे है, ये माला बनाने वाला है। ठीक है, तो मथुरा के जो अभिलेखों में बात होता है सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टोकरी बुनने वालों का, माला बनाने वालों का। ठीक है, मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये देख के आप एक व्यवसाय की सूची बना सकते हैं, इससे जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं शिल्प और शिल्पकार का क्या स्थिति है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें से मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो ये हम शिल्प और शिल्पकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी के कुछ जो है पतले यहाँ पे सुंदर बर्तन मिले, हम अभी मथुरा की चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। ध्यान रहे, अन्य दूसरे बात करें यदि हम लोग, तो दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। कपड़ों का जो है आप देख ही पा रहे थे कि उस समय कपड़े भेजा दिया जाता था, दूसरे देशों में कपड़ों को भेजा जाता था। उत्तर में बनारसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र था। कपड़ों के लिए उत्तर में बनारसी था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों इसमें काम करते थे। आगे देखते हैं, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। यानी शिल्पकारों का एक संघ होगा, ठीक है, व्यापारियों का एक संघ होगा, ठीक है, इसे हम श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना,
तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों का श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, ध्यान देंगे, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर जो है मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो श्रेणी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, एक आपको बात लिखा है यहाँ पे, सूत काटने और बुनने का नियम। ठीक है, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख हुआ था। अर्थशास्त्र के जो है लेखक कौन थे? चाणक्य थे। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों के छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने में काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों भिक्षुणियों के अलावा वृद्धा, वेश्याओं, राजा की जो है अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था इन कामों में, सूत कटाई और बुनाई में। तो ये उस समय की स्थिति थी। देखिए उस समय के समाज की स्थिति हमको देखने को मिल रहा है, कौन क्या क्या काम कर रहा है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के आधार पर जो है पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक नहीं जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की जो है अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता था या इधर उधर की बातें करता था तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं की मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके लिए ये यूनिट थोड़ा सा आपके लिए जो है बोरिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहानी ही कुछ ऐसी नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बताओ, सिंपल सी ये स्टोरी है। उस समय का समाज का कैसा स्थिति था, उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। जैसे अभी हम लोग मथुरा का कहानी देखें तो मथुरा का क्या स्थिति रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें उस समय जो है सूत काटना और जो है ये सूती का काम जो है कितना इंपॉर्टेंट था, तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल हम लोग जानकारी देखें। एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं अरिका मेडू का। तो अरिका मेडू हम लोग देखे थे। ठीक है, पुदुचेरी में है ये। तो इसको आप देख सकते हैं मैप में जाके। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ो। लगभग जो है 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। ठीक है, एक बंदरगाह था, यहाँ से जो है व्यापार होता होगा। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। ठीक है, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। ठीक है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल जो है चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पे एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पे गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो ये बताया जा रहा है आपको अरिका मेडू के बारे में। ये एक पतन था, ध्यान देंगे आगे। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन जो है, ध्यान देंगे, जिनका डिजाइन जो है रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। देखिए, तो इसका मतलब क्लियर है कि रोम के साथ जो है व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ रोमन लैंप, शीशे का बर्तन और रत्न भी मिला है। अब रोम का सामान यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब रोम के साथ इसका व्यापार था। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं यहाँ पे, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के जो है पात्र रहे होंगे। यहाँ पे शीशे और अर्ध जो है बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने का भी पर्याप्त साक्ष्य मिला है। रोम के साथ संबंध जो है दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अभिलेखित मिट्टी के बर्तन है ये। कई बर्तनों पे ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, तो ये कुछ लेख है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको लेख दिखाए गए हैं, ये तमिल ब्राह्मी है। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन पे कुछ अभिलेख है। कुछ अन्यत्र जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मानचित्र जो है 6, पृष्ठ संख्या जो है 84 में, रोम को ढूंढो। यह यूरोप का सबसे पुराने शहर में से एक है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। तो ये बात हो रही है रोम की, और पैरेलली हम लोग गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं। तो जो गंगा का मैदानी इलाका जब डेवलप हो रहा था, शहर यहाँ पे बस रहे थे, तब भी जो है आपको यूरोप में भी सबसे पुराने शहर में से एक यहाँ पे पैरेलली वहाँ भी क्या हो, लोग बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया की बात करें, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है अगस्टस। अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। रोम जो है क्या था, ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टक और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ये रोम की कहानी है। अगस्टक ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें से चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह भी होती थी, जैसे आज स्टेडियम होता है। यहाँ जो है लोग, ध्यान देंगे, यहाँ जो है लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। ठीक है, उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियां और पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों और फहारों और कुशल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े बड़े रंगमंडल और जलवायु सेतु इतने दिन कैसे बचे रह गए? अब देखिए, इसका निर्माण जो है पत्थरों से हुआ है, तो बचे रहने का वजह यही होगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। एक आपको दिया है एक्वा डक्ट, उस समय का एक इमेज है, देखें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दीवार। ठीक है, ये निर्मित हुआ है पत्थरों का, ये जो बना हुआ दीवार है ईंटों और पत्थरों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो इसमें जो है कुछ टर्मोलॉजी है, ध्यान देंगे। तो उसमें आपके लिए कुछ टर्मोलॉजी है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या क्या इसमें शब्द देखें। तो एक श्रेणी, श्रेणी क्या होता है लिखेंगे इसको। पतन, वलयकूप, नगर, संगम, सिंचाई, गांव और लोहा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, बेसिक बेसिक जानकारियाँ थी। उस समय में जो है नगर कैसे थे, पुराने नगर कैसे थे, पुराना गांव था कैसा था, उस समय के जो है लोग कैसे रहते थे, क्या क्या व्यवसाय करते थे। तुम जो है बेरी गज्जा में रहते हो, कल्पना करना है। पतन देखने निकले हो, तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, आपके लिए खाली जगहों को यहाँ पे भरना है। तमिल में जो है बड़े भूस्वामी को हम लोग क्या कहते थे? ग्राम भोजकों की जमीनों पर प्रायः किसके द्वारा खेती की जाती थी? तमिल में जो है हलवाइयों को क्या कहते थे? अधिकांश जो है गृहपति, गृहपति किसके स्वामी होते थे? भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताना है, वो शक्तिशाली क्यों होते थे? तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे, ग्राम भोजक कौन होते थे और आखिर वो शक्तिशाली क्यों होते थे। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहा। इसके अलावा देखेंगे तो गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों का जो है सूची बनाओ। ये करने की जरूरत नहीं है, सही जवाब ढूंढे। ठीक है, तो ये वलय कूप का उपयोग किसके लिए होता था? ठीक है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के जो है चांदी, सोना, टीन, हाथी के दांत के बने होते थे, आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा चलिए देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 6 जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए टास्क रहा। अपने शहर का जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहर की व्यवस्था से करो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें जो है क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है आपको लिखना है, इसको जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। बाकी चलिए, चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाएँ। देखिए, जहाँ भी जिस यूनिट में यदि फैक्ट होगा तो हम लोग फैक्ट पे ही डिस्कस करेंगे, जहाँ कंसेप्ट होगा तो हम फैक्ट के साथ कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल साधारण सा यूनिट था गांव शहर के बारे में। उस समय गांव शहर की क्या स्थिति थी, लोग जो है उस समय कैसे रहते थे, क्या क्या उनका काम था। ठीक है, शासन व्यवस्था, उस समय का शासन प्रशासन के बारे में थोड़ा सा बताया गया था आपको। ठीक है, गांव लेवल पे कौन शासन करता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राम भोजक की बात की गई थी। तो लेक्चर को जो है रिवीजन करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, और लेक्चर को अधिक से अधिक लोग तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।